3 साल का समय, करोड़ों का खर्च, इलेक्शन एक प्रोसेस होता है, पूरे बिहार की पदयात्रा, हासिल क्या है इस चुनाव का? देखिए, अगर आप चुनाव के नज़रिए से देखेंगे तो हासिल बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन समाज और राजनीति के नज़रिए से समझेंगे तो बहुत कुछ हासिल हुआ है। मैं सबसे पहले जो हासिल नहीं हुआ वो बता दूं। बिल्कुल हम लोग की सोच थी कि 3 बरस के इस प्रयास से बिहार में एक बड़ा इलेक्टोरल शिफ्ट लोगों को दिखेगा, एक नया विकल्प दिखेगा, एक नई व्यवस्था दिखेगी। वो नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, जीत हार की बात छोड़िए, जनसुराज को उतने प्रतिशत वोट भी नहीं मिले कि हम लोग अपने आप को बिहार में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के तौर पर मेंटेन कर सकें। 6% वोट चाहिए, वो भी नहीं मिला। तो उस लहजे से अगर लोग शिकायत कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सामाजिक राजनीतिक तरीके से अचीवमेंट जरूर है, लिमिटेड सेंस में ही है, लेकिन है। वो ये है कि पहली बार बिहार में जातियों की राजनीति उस तरह से होती हुई नहीं दिखी जिस तरह से यहाँ पिछले 30-35 साल में लोगों ने देखा है। पहली बार हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं कि जाति और धर्म का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन जिस तरह खुल्लम खुल्ला पूरा चुनाव ही इन्हीं मुद्दों पर होता था, वो नहीं हुआ। पहली बार पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने नौकरी, पलायन, रोजगार की बात करने को सब लोग मजबूर हुए हैं। पहली बार बिहार में पलायन मुद्दा बन गया है। लेकिन एक जो फैक्टर है बिहार में, जो बड़ा फैक्टर है कि जंगल राज के डर से नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग नहीं तोड़ पाए हैं। और वही कहीं ना कहीं परिणामों में भी टू सम एक्सटेंट दिख रहा है। पलायन की बात आपने कही कि वो उस पलायन को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव के दौरान देखा गया कि पलायन कर चुके लोग, बहुत से माइग्रेंट्स इस बार छठ से ज़्यादा आए वोट देने। जो एक्सपर्ट्स थे उसको अलग अलग तरीके से देख रहे थे, सेफोलॉजिस्ट अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन जब वोट शेयर आया, जब परसेंटेज आया, तो लगा कि वो सारे, ऐसा लगता है कि एनडीए को वोट देने आए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एग्रीगेट टर्म्स में भी देखेंगे तो जो महागठबंधन का वोट है वो तो जितना था उतना ही बना हुआ है। और ऐसा जनरली लोग मानते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं वो सब एनडीए को वोट देते हैं। तो अगर जो वोट एनडीए को बढ़कर मिला है और जो वोट जनसुराज को मिला है, तो उसमें एक बड़ा शेयर पलायन से प्रभावित लोगों का रहा है। अब पलायन से प्रभावित लोगों में दो बातें रही। एक, जो आया मेजॉरिटी उसमें जनसुराज को वोट देना चाहता था, उसने कुछ लोगों ने वोट दिया भी। एक वर्ग उसमें रहा है जो दो बातों से प्रभावित हुआ। उनके घरों में जो पलायन से लोग आए, ये सोच कर आए कि जनसुराज को देना है, लेकिन उनके घर में 2 महिला को 3 महिला को 10,000 रुपये कैश मिल गया। तो उन लोगों ने अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने माँ के प्रभाव में शायद एज ए परिवार उन्होंने एनडीए को वोट दिया, ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरा, जो लोग वहाँ से लौट कर आए, ज़्यादातर ये मानते हैं लोग कि जो लोग बाहर से आते हैं वो एनडीए के, महागठबंधन के, राजद के जंगल राज की वजह से उनको वोट नहीं देते। तो इन लोगों को जहाँ ये लगा कि जनसुराज जीत नहीं पाएगा, चाहे उनका वहम ही हो, उनका आकलन हो, तो वहाँ पर वो लोग वापस शिफ्ट हो गए एनडीए की ओर, ऐसा लग रहा है। तो जब ये 10,000 वाली जो बात आपने कही, जो 10,000 इतना बड़ा फैक्टर अब आपको भी लग रहा है था, जिसको अब हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने, मतलब, या लोग उसको इस तरह से देख रहे हैं कि एक तरह से पैसे के दम पे वोट लिया, लेकिन आप तो खुद पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, आपने न जाने कितने इलेक्शंस में स्ट्रेटेजाइज किया है, गुजरात से लेके अमरिंदर सिंह से लेके साउथ तक। जो पॉलिटिकल फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट है भारतीय राजनीति में, कोई नया नहीं है। अब जयललिता के ज़माने में सिलाई मशीन दी जाती थी, करुणानिधि कुछ देते थे, कुछ मिक्सी ग्राइंडर दिया जाता था, सब तो उसी का अब नया फॉर्म कैश हो गया है, जिसको लोगों ने कोविड में अनाज से भी जोड़ के देखा था, कोविड और उसके बाद तक। तो क्या आप कुछ उस तरह की स्ट्रेटेजी को काउंटर नहीं कर पाए? मैं आपको बताऊं, बात 10,000 रुपए की नहीं है, बात 2 लाख रुपए की है। कि आपको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए मिलना है, उसके तहत 10,000 रुपया आज आपको मिल रहा है। जैसे ही एनडीए की सरकार आएगी तो आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो जो लालच कह लीजिए, वो 10,000 रुपये का नहीं है। 10,000 रुपये तो लोग लेकर वोट फिर भी नहीं देते। लालच 2 लाख रुपए का है। लालच शायद अपने पैर पर खड़े हो जाने की एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का है। और दूसरी बात, इसको सिर्फ पैसा बैंकों में नहीं भेजा गया, पूरी जो जीविका और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की जो मदद ली गई है, जिस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया गया है, करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग, चाहे वो जीविका दीदी हों,
आंगनवाड़ी हों, आशा की वर्कर हों, ममता दीदी हों, शिक्षक हों, टोला सेवक हों, विकास मित्र हों, हर उस शख्स को वन टाइम पैसा दिया गया, वन टाइम 5,000 से लेकर 25,000 तक। जिनका ये काम, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई कि जिनको 10-10 हजार रुपया मिल रहा है, उनको सबको लाकर आपको वोट दिलवाना है। 60 से 62 हजार महिलाओं को हर विधानसभा में 10,000 रुपया प्रति महिला दिया गया है। हर विकास मित्र टोला सेवक को 25,000 रुपया दिया गया है, सरकारी योजना के तहत नहीं, वन टाइम, कि आप आईपैड खरीदने के लिए आपको 25,000 रुपया दिया जा रहा है। आशा वर्कर की सैलरी 3,000 बढ़ा दी गई, क्यों? कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। माइग्रेंट मजदूर आए, उनको 5,000 रुपया दिया गया, क्यों? कह रहे हैं आपको कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये तो वन ऑफ जो पेमेंट हुआ है उसका असर है। इसीलिए जनसुराज ने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन देश के लोगों को, लोकतंत्र से जुड़े हुए लोगों को इस बात का संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर इस व्यवस्था को आगे करने दिया जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इसको बिहार का परिणाम के तौर पर मत देखिए। पहली बार आचार संहिता के दौरान लोगों को 10-10 हजार रुपये बांटे गए हैं और पूरे सरकारी तंत्र को इसलिए लगाया गया है कि 10,000 रुपया दीजिए और ये बताइए कि अगर वो वोट इस पर्टिकुलर पार्टी को देते हैं तो उनको आने वाले 6 महीने में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों ने उसी नाम पर अपना वोट बेच दिया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपकी तरह आरजेडी भी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, दूसरे विपक्षी दल भी लड़ रहे थे। ये जो आप अब जो आरोप लगा रहे हैं, ये लेकर वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? क्या ये आप लोगों ने बात नहीं की थी पहले? नहीं, हमारी आपस में तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन हर दल का राजनीति करने का एक अपना तरीका है। वो लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। चुनाव आया, जग गए, चुनाव खत्म हुआ, सो गए, फिर अगले चुनाव में खड़े हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि जिन बातों को लेकर आपको चुनाव के दौरान शिकायत लगती है, उन बातों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए। अगर हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर शक की सुई है, तो सिर्फ ये कहते रहने से नहीं होगा। इस पर व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है और बहुतेरी पार्टियां प्राइवेट में ये बात कर रही हैं। तो अब समय है कि वो पार्टियां जमीन पर आएं, साथ में आएं और ये कहें कि भाई चुनाव तभी लड़ेंगे जब आप बैलेट से कराओगे, नहीं तो फिर लड़ने का फायदा नहीं है। क्योंकि दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना। एक और आप कह रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है और दूसरी ओर उसी ईवीएम से आप चुनाव लड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर से मैं लौटूंगा उसी बात पर कि आप चुनाव लड़े थे तो आपकी इस चुनाव से बहुत उम्मीदें थी। 3-3.25% की जाहिर उम्मीद नहीं थी। तब तक क्या ये चीज़ें सेकेंडरी क्यों थी? अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? मैं पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका सेकेंडरी है, आपका इंट्रोस्पेक्शन क्या है? मैं यही बता रहा हूँ, आज भी सेकेंडरी है, आज भी मेरे लिए प्राइमरी इशू नहीं है। तो जो प्राइमरी इशू ये है कि समाज, जो जनसुराज की प्राइमरी मूल सोच है कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, समाज में लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग अपनी मूल सोच पर जा रहे हैं। कल जो मैंने घोषणा की एक दिन के अपने मौन उपवास के बाद कि मैं वापस समाज में जाऊंगा और उन 1.5 करोड़ महिलाओं से हम लोग मिलेंगे जिन्होंने अपेरेंटली 10,000 रुपए के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के आधार पर या 2 लाख रुपए के लालच में वोट अपना एक पार्टी को दे दिया। उनको इसलिए जाकर कहेंगे कि देखो तुम्हें ये भ्रमित किया गया है, 2 लाख रुपए सरकार तुम्हें नहीं दे सकती है, ताकि सरकार की जवाबदेही तय हो। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, जिन लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया उनको ये बताया जा सके कि देखो अगर ये गलती करोगे इस तरह की तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जीवन में नहीं होगा। क्या गारंटी है जब आप जाएंगे, मान लीजिए हम उन 1.5 करोड़ महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनको 10,000 की बात हुई है, लाभ हुआ, क्या गारंटी है कि वो अभी आपको किस वैल्यू पर लेंगी? आप एक इलेक्शन हार चुके हैं, आप पूरी सीटों पर लड़े थे, आपने कहा था हम बिहार को बदल देंगे, बिहार में जाति और धर्म के आधार पे होने वाली पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे, युवाओं को लाएंगे, माइग्रेशन खत्म करेंगे, रोजगार की, आपने सेल्फ रोजगार की बात की। आपके पास 3% वोट है, नहीं, आपने जो अभी आपने जो बातें गिनाई जी, कोई दुनिया में आदमी ये तो नहीं कह सकता है कि ये बातें मैंने गलत कही। मैंने ये बात कही कि वोट न मिलना गुनाह नहीं है। हम लोग से गलती हो सकती है, हमारे प्रयास में कमी हो सकती है, हमारे प्रयासों के प्रभाव में कमी हो सकती है, लेकिन जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने बिहार में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है।
बिहार में जन स्वराज ने समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटने का कोशिश नहीं किया है, हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ाने का गुनाह नहीं किया है। आपने कहा महिलाओं की बात, उन महिलाओं के पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई जो 2 लाख रुपए के लिए आपने वोट दिया है, अब बाकी का 2 लाख रुपए जिन लोगों ने आपको 10,000 रुपए देकर वोट लिया था, उनसे 2 लाख रुपया मांगिए। वो ये कहेंगे कि वो वही हमें दे देंगे, आप बीच नहीं में क्यों तो आ रहे बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रहे बीच में। हम तो, आपने ठीक कहा, हम तो सदन में है नहीं। हाँ, क्योंकि अब सरकार कहेगी ये परफॉर्मा भरो, ये डॉक्यूमेंट लाओ। तो हम लोगों ने कहा है कि जन स्वराज हर उस महिला की मदद करेगा जो कि 10,000 के बाद 2 लाख रुपए के स्वरोजगार के लिए अपनी माइक्रो प्लानिंग कराना चाहता है। इस सब के पहले मूलभूत बात ये कि आपने क्या ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाके ये देखा कि कहाँ कहाँ चूके आप? नहीं बिल्कुल, वो तो देखेंगे ही। मैंने पहले आपको कहा कि जब आप 3-3.5 साल कोई प्रयास करते हैं और उसमें उस तरह का आपको उस तरह की सफलता नहीं मिलती है, तो दूसरों पर उंगली उठाने के साथ या दूसरों के उंगली उठाने से पहले मुझे अपना गिरिबान झांक कर तो देखना ही है कि मेरे प्रयास में कहाँ कमी रह गई, मेरे संगठन में कहाँ कमी रह गई। वो तो बात हम लोग करेंगे ही। और इसीलिए मैंने कल क्या कहा रह गई, है, क्या रह गई? कल मैंने कहा है कि अभी से लेकर 14 जनवरी तक संगठन को फिर से पुनर्गठित करेंगे, हर स्तर पर उसको फिर से सक्रिय करेंगे और वापस से फिर 15 जनवरी से 1.5 साल 2 साल का कार्यक्रम बनाकर बिहार के गांव-गांव 1,18,000 वार्ड और 550 प्रखंडों में फिर से वापस जाएंगे, लोगों के साथ समय बिताएंगे। लेकिन बिहार के मतदाता 202 सीट 243 में जिस सरकार को दे चुके हैं, वो एक भरोसा है, ओवरवेलमिंग भरोसा नहीं है। भरोसा है, लेकिन और अब आप उसको निगेट, पहली बात उसको आप निगेट नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल निगेट कर रहे हैं, क्योंकि निगेट इस सेंस में कर रहे हैं कि लोग अगर बदलाव चाहते थे तो ये इनकी संख्या चाहे 125 थी या 202 है। सरकार में कल जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कौन से नए चेहरे आ गए, उसमें कौन से भ्रष्ट लोगों को हटा दिया, उसमें क्या आपराधिक चरित्र के लोगों को हटा दिया गया, क्या उसमें नेताओं के बच्चों को जिम्मेवारियां नहीं दी गई हैं? मैं इसी पर आना चाह रहा था कि चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान आप लगातार ये बातें अपनी सभाओं में उजागर करते रहे, यही बातें। और आजकल जो मीडिया का माध्यम है, मोबाइल डिजिटल टेक्नोलॉजी में सब लोग सुनते हैं, आपके तो खासे फॉलोअर्स भी हैं, नंबर्स आ रहे थे, आपकी रीच आ रही थी आपकी उस पर, वो तो लोगों तक गई बात। वही लोग दोबारा मंत्री बने हैं, वही लोग, सब कुछ वैसा है, विश्वास है लोगों का। बने हैं। तो ये उन मतदाताओं को, बिहार के उस जनता के मुंह पर तमाचा है कि देखो, तुमने जो बात सुनी, समझी, तुम्हें जो बात अच्छी लगी, उस पर तुमने एक्ट नहीं किया। आपने ये कहा नहीं प्रशांत किशोर बात तो अच्छी कह रहे हैं, सुधार तो इसी से होगा, होना तो यही चाहिए, लेकिन वोट जाकर आपने एनडीए को दे दिया। आपसे कितनी गलती हुई इस इलेक्शन को एसेस करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि इस बार आप खुद एक पॉलिटिक्स एज ए पॉलिटिशियन आए। एसेस करने में कोई गलती नहीं हुई है। जहां तक ये बात है नीतीश कुमार के 25 सीट की, मैं उस पर फिर कायम हूं। नीतीश कुमार और जदयू की जितनी ताकत, जितनी पॉपुलैरिटी थी, उसके हिसाब से उनको 25 सीट ही आना चाहिए था। लेकिन देखिए, ऐसा है, हम और आप दो लोग यहां पर दौड़ना शुरू करते हैं, 500 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ है, और आपसे कोई पूछता है ये राहुल और नीतीश दौड़ रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा? आपने आकलन किया, देखा भाई राहुल ज़्यादा फिट है, राहुल जीतेंगे, नीतीश तो इतना फिट नहीं है। अब दौड़ शुरू हुई, नीतीश कुमार दौड़ना छोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठे और दौड़ जीत गए। तो आप तो यही कहेंगे इस दौड़ का विजेता नीतीश कुमार हैं। लेकिन अगर वो सत्य है तो ये भी सत्य है कि नीतीश कुमार खुद से नहीं दौड़े हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ के उस रेस को पूरा किया है। चर्चिल जो सबसे मशहूर प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उनका बड़ा अच्छा कोट याद आ रहा है आपकी बातें सुन के, और आप खुद स्ट्रेटजाइज करते रहे चीज़ों को। उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस आर द लिटमस टेस्ट फॉर ए पॉलिटिशियन, ओनली आफ्टर अ रिजल्ट लोग ये एसेस कर पाते हैं कि कौन सदन में जाने लायक है, कौन जाने लायक नहीं है, फिर उसके बाद यू कैन मेक एज मच नॉइज एज यू वांट। क्या प्रशांत को अब हम लोग थोड़ा सा अपसेट देख रहे हैं? क्या हम थोड़ा सा, आपने खुद भी कहा आप इम्पेशेंट हैं। आपने चर्चिल की बात कही, मुझे अच्छा लगा कि आपने चर्चिल का उदाहरण दिया कि जिस चर्चिल ने कहा कि चुनाव ही अल्टीमेट लिटमस टेस्ट है, वो चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में इतनी बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी इंग्लैंड में चुनाव हार गए। ठीक है, लेकिन जब इंग्लैंड का राजनीतिक सामाजिक इतिहास लिखा गया, तो सदी के सबसे बड़ा नेता किसको बताया गया? चर्चिल को बताया गया इंग्लैंड में। तो प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को, इस प्रयास को
जब भी इस कालखंड का इतिहास बिहार का लिखा जाएगा तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इन लोगों ने गलत किया था। लोग यही कहेंगे कि इन्होंने प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, मजबूत प्रयास किया, ईमानदारी शुद्धता से किया, सफलता नहीं मिली, वो ठीक बात है। आज बिहार में आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि जनसुराज मतलब क्या है, कोई ये नहीं कहेगा कौन है प्रशांत किशोर। हर व्यक्ति कहेगा अच्छा वही है जो बहुत बोल रहे थे। मेरा विरोधी होगा तो कहेगा हाँ बहुत बोल रहे थे, वोट नहीं मिला, बहुत अपने को होशियार समझ रहे थे, बिहार की जनता ने औकात दिखा दिया, यही तो कहेगा। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर ने प्रयास नहीं किया, कोई ये नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर ने लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपने भाषणों में चुनाव के रिजल्ट से पहले एक कथा हमेशा सुनाता हूँ। महाभारत की लड़ाई में चक्रव्यूह भेदने की जो कथा सुनाई जाती है, उसमें अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। ध्यान रखिए, महाभारत की उस लड़ाई में चक्रव्यूह को भेदने के उस समय जैसा कथाओं में बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, स्वयं भगवान जिसके साथ थे, जिसके पिता अर्जुन, उस अभिमन्यु को छल से घेर कर मार दिया गया। लेकिन आज भी जब महाभारत की कथा सुनाई जाती है तो अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, अभिमन्यु के वीरता की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। एक मिनट पूरा कर लेने दीजिए। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। और उससे आगे की बात है, महाभारत चक्रव्यूह में आपने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया, लेकिन उससे आप महाभारत नहीं जीत पाए। तो इसलिए अंततः जीत सही की होगी, सत्य की होगी। ये ठीक है, आज जनसुराज को धक्का लगा है, लेकिन हम लोग अगर इस मार्ग पर बने रहे, अगर चक्रव्यूह के बाद अर्जुन ने लड़ाई छोड़ दी होती तो शायद महाभारत हार गए होते। तो आपने कहा कि साहब चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया, और वो सारी कहानी सबको पता ही है कि माँ के पेट में उन्होंने आधी कहानी सुनी थी, जो लिखी है महाभारत ने, वेद व्यास ने जो लिखी है। लेकिन जिस तरह से अभिमन्यु को मारने वालों को मारा गया, जयद्रथ वध जो हुआ, और जो तमाम लिखी गई है महाभारत में, जिस तरीके से उसको प्लान किया गया, स्ट्रेटेजाइज किया गया, तो और जो जब गांडीव रख दिया अर्जुन ने, तो कृष्ण उनको लेके जब गए कुरुक्षेत्र के अलग, उन्होंने कहा, जब जो पूरी गीता है, उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म में ये अच्छा बुरा मत देखो, और जो अचीव करने के लिए जो भी तरीका है वो ये युद्ध है, रणभूमि है। ये आप आइडियलिज्म का रास्ता लेकर कैसे बिल्कुल लोगों बने के पास रहेंगे, जाएंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। जो आपने कहा, तो उस पूरी कथा को ऐसे भी देखेंगे कि अभिमन्यु की जो वध की जो पूरी कथा है, जो वृतांत है, वो शायद इसलिए है कि भगवान ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि बड़े से बड़ा महारथी भी उसको पराजय देखना है, उसके सामने इस तरह के संकट आएगा ही आएगा, लेकिन उस संकट के सामने आपको अपनी गांडीव को रखना नहीं है। तो शायद मेरे लिए भी वो सीख है। मैंने पिछले 10, 12, 15 सालों में बहुत हार नहीं देखा है। 2017 में एक हार देखी थी यूपी में, और अब ये दूसरी हार देख रहा हूँ। तो शायद ऊपर वाले ने, भगवान ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने अपने तरीके से मुझे दिखाया है, समझाया है कि चाहे तुम्हारी जो भी क्षमता हो, तुम्हारा जो कोई भी तुम्हारी नियत हो, इस बात के लिए तैयार रहो कि हार हो सकती है, बहुत बुरी हार हो सकती है, लेकिन आपको खड़े रहना है। बिहार को सुधारने का जो जिद है, वो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। क्या उसी जिद में आप थोड़ा, जैसा आपने खुद कहा कि आपने ज़्यादातर चुनाव जो लड़ाए वो जीते थे, आपका स्ट्राइक रेट बहुत काफ़ी अच्छा था, जिसको क्रिकेट में एवरेज कहते हैं, तो ये क्या आप एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट थे? कह सकते हैं, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आत्मचिंतन, तो जब भी आपको धक्का लगता है या नियति आपको हराती है, तो इसलिए भी होती है कि आपके अंदर, आपके जो अपने वर्चूज़ हैं, उसमें अगर कुछ फ्लॉ है, उसमें कुछ कमी है, आपकी सोच के तरीके में कुछ कमी है, तो ये समय है मेरे लिए आत्मचिंतन करने का, ये समय है उसको बेहतर बनाने का। चुनाव आते आते आप अर्श और फर्श की बातें करने लगे थे क्या आप? क्योंकि आप भी बहुत श्रूड पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज रहे हैं, क्या आपको खुद दिखने लगा था क्या? नहीं, चुनाव आते आते नहीं, चुनाव से 1.5-2 साल पहले से, जब से पार्टी बनी तब से मैंने कहा, ये बात तो बिल्कुल कहा कि जनसुराज 10वीं सीट नहीं जीतेगा। अगर या तो हम 10 के नीचे रहेंगे या 150 के ऊपर रहेंगे। और उसका पूरा साइंटिफिक और लॉजिकल एक रीजन भी बताया कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के बाद उनको वो लीप ऑफ फेथ लेना है कि क्या एक नई पार्टी, नई विचार, जिसको वो अच्छा मानते हैं, उस पर वो भरोसा करने को तैयार हैं। 25-30 साल की जो होपलेसनेस रही है बिहार में, उस होपलेसनेस से निकलने के लिए जितने बड़े
लीप ऑफ फेथ की जरूरत थी वो लोग नहीं ले पाएंगे तो जनस्वराज फर्श पे रहेगा। वही हुआ, लोग लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाए। लोगों ने सुना, समझा, उनको अच्छा लगा, उनको विश्वास भी जगा। लेकिन जो फाइनल बटन दबाने के लिए लीप ऑफ फेथ होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए इसी को बनाना जिताना है, वो लोग नहीं ले पाए। उसी वजह से ये नतीजे क्या आए। कन्विक्शन कम दिखा क्या लोगों को आप में? बिल्कुल, वही कन्विक्शन के लिए लीप ऑफ फेथ चाहिए। तो जब 30-35 साल तक आप एक कुव्यवस्था के शिकार हो गए और कई लोग आए, लोगों ने वादे किए, आपके साथ धोखा हुआ, इतनी बार आप धोखा खाए हैं कि कोई आकर अगर सही बात भी कह रहा है तो आप उसको सुन तो रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहा है, आपको लग भी रहा है कि होना ये चाहिए, लेकिन फिर ये सोचते हैं अरे यार हर बार तो ऐसे ही होता है, छोड़ो जो चल रहा है वही चलने दो। वही चीज हुआ है। तो जैसे आपने भी एक बार कहीं कहा, किसी से कहा था कि आप ब्लाइंड खेल रहे थे, मतलब जी। अगेन आपके जो आपका कॉन्फिडेंस रहा, स्ट्राइक रेट, सब कुछ घूम फिर के आपके सक्सेस रेट पर जाती है, जो एक बहुत बड़ी लर्निंग आप खुद भी कह जीरो रहे हैं। जी। स्ट्राइक रेट तो जीरो है। तो पिछले जो स्ट्राइक रेट था आपके, मैं एक किताब पढ़ रहा था करण थापर की डेविल्स एडवोकेट, उसमें एक मिसरा है जो सेकंड लास्ट चैप्टर, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो उनका बड़ा एक पॉपुलर अनपॉपुलर इंटरव्यू था, अब प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के साथ वाला, कि जब 14 की इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो आप जब उस समय चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के लिए तैयार करवा रहे थे उनके घर में अहमदाबाद में, तो आप उस इंटरव्यू की क्लिप 2 दर्जन 1.5 दर्जन बार उनको दिखाते थे कि आपको ये नहीं करना है। तब आप एक दूसरे विजन के साथ इलेक्शन स्ट्रेटजी और चीज़ों को क्या, जब खुद आप उतरे तो वो मिस कर गए क्या कि आपके पास टाइम? पहली बात तो जो करण थापर ने लिखा है वो सरासर झूठ लिखा वो है, गलत है। सरासर झूठ लिखा है ना, उसका कोई रेफरेंस है। उन्होंने पवन वर्मा को कोट, भाई पवन वर्मा तो वहाँ थे नहीं। जी। उन्होंने कहा उस किताब में, जैसा मुझे लोगों ने बताया, कि पवन वर्मा ने जो प्रशांत किशोर को जानते हैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो ये तो एज ए लेखक भी, एज ए कमेंटेटर भी, इट शोज द आई वुड से लैक ऑफ एथिक्स ऑन हिज पार्ट टू राइट समथिंग विच ही इज नॉट श्योर अबाउट। पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि चीज़ों से सीखने की जो बात है, बिल्कुल सीखेंगे। हर उस एक्ट से, हर उस प्रयास से, हर उस काम को जिसको मैंने पिछले 3 साल में किया है या कर नहीं पाया, उसको एनालाइज करेंगे, सीखेंगे। लेकिन मैं क्या बात दूसरी कह रहा हूँ, वो टैक्टिकल बातें हैं, वो ऑपरेशनल बातें हैं, वो स्ट्रेटेजिक बातें हैं। वो इस पूरी सोच के पीछे की आत्मा नहीं है। इस पूरे प्रयास के पीछे की जो सोच है वो ये है कि बिहार को सुधारना है। किसी फॉर्मर सेफोलॉजिस्ट से बात हो रही थी अभी, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत ने बड़ा अच्छा किया इलेक्शन में, बड़े अच्छे तरीके से एंट्री मारी, सब कुछ ठीक किया, लेकिन 2 चीज़ों में वो मिस कर गए बस। एक तो ये कि बिहार ऐसी जगह पर पेड पॉलिटिकल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट जो है अभी एलियन है, वो वहाँ सक्सेस मॉडल हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, संगठन पे ध्यान नहीं दिया आपने। आप एक 1 मैन आर्मी बन के निकल गए और आपको लगा कि भीड़ आई, लोगों का देखिए, हुजूम ऐसा आया, है, पॉपुलैरिटी मिली, ऐसा तो वो है। वोट में तब्दील हो जाएगा। जब आप जीतते हैं तो जीतने के 100 कारण बताए जाते हैं। ठीक। आज नीतीश कुमार को ऐसा बताया जा रहा है कि इनसे बड़ा कोई नेता नहीं, इनसे पॉपुलर कोई नेता नहीं। अगर आप हारे हैं तो प्रशांत किशोर से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं। लेकिन जो सत्य है वो कहीं इसके बीच में है। नीतीश कुमार की इतनी चर्चा 2 दिन पहले हो रही थी, लेकिन ये भी सत्य है कि आज मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो हो गए। जदयू को इतनी बड़ी सफलता मिली लेकिन उनको बराबरी का दर्जा सरकार में नहीं मिला है। उसी तरीके से प्रशांत किशोर की चीज़ों में कई कमी आपको दिख सकती है। लेकिन अगर भीड़ सुनने आई तो भीड़ कैसे आई? कुछ तो ताकत होगी तभी आई होगी। उस भीड़ को वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाने के 100 कमी होंगी, उसको देखा जाएगा, सुधारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनसुराज में 1.5 करोड़ लोग कोई सैलरी पा रहे थे। लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था बनाने में 100-500 लोग शायद लगे होंगे जो सैलरी पाते होंगे, और उन 500 लोगों की भूमिका होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर अकेले आए हैं तो मैं हर जगह भगवान तो हूँ नहीं कि ओमनी प्रेजेंट हो जाऊंगा, तो कुछ लोग तो लगेंगे। जो लोग लगे उस व्यवस्था को बनाने में, इकट्ठा करने में, घर बनाने में, संभव है कि उन्होंने उतना अच्छा काम न किया हो, संभव है कि उनमें गलती रही हो, उस चीज़ को सुधारा जाएगा। इसके पहले के चुनावों में लगभग 38-38% की मतलब वोटिंग परसेंटेज रहता था, जो जीतता था, जो हारता था। अब आपके एंट्री मारने के बाद जो है 10% का ऑलमोस्ट फासला हो गया है। नहीं, वो फासला से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता कि एक पक्ष का वोट 10%
कम हो जाता और वो वोट हमको मिल जाता, तब आप कह सकते हैं कि आपने एक पक्ष का 10% वोट काट लिया और फासला 10% बढ़ गया। महागठबंधन को जितना वोट पिछले चुनाव में आया था उतना ही वोट इस बार भी आया है। जो नया वोट पड़ा, जो एडिशनल वोट पड़ा, वो वोट एनडीए और जनसुराज में बटा है। 3.5% हमको मिला है और 7-8% वोट वो एनडीए को गया है। तो अभी भी आप ये कहेंगे कि आपका जो वोटिंग परसेंटेज है वो मे बी आप यूथ, विमेन, युवाओं, माइग्रेंट जिनको टारगेट कर रहे थे उसका बहुत कम मिला परसेंटेज और भाई एनडीए हम को लोग ज्यादा का फायदा हुआ। जो सोच था कि माइग्रेंट, महिला और यूथ, ये 3 लोग वोट हम लोग को देंगे। तो जो ये MMY है समीकरण, तो अगर आप समीकरण के हिसाब से देखें तो यही रहेगा, माइग्रेंट, महिला और यूथ। उसका कितना प्रोपोर्शन हम लोग ले पाए हैं उसमें जरूर डिबेट है, उस पर और प्रयास किया जाएगा। पीके 2.0 क्या होने वाला है, अब जनसुराज देखिए, 2.0 क्या है? पूरा संगठन में क्या चेंज करने जा रहे हैं वो तो आज से चर्चा शुरू हो रही है और अगले 1-1.5 महीने में आपको संगठन में भारी फेरबदल दिखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप को निचले स्तर तक दिया जाएगा। संगठन है, आज भी मैं कह रहा हूं कि जनसुराज से बड़ा संगठन बिहार में किसी दूसरे दल का नहीं है, लेकिन ओनरशिप उसकी जो है, उसकी जो इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल रूटिंग है संगठन के लोगों में, वो 1 साल 1.5 साल में उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। हार का एक इम्पैक्ट होता है, प्रोफेशनल इम्पैक्ट होता है, एज ए पॉलिटिशियन जनसुराज के संस्थापक हैं आप, और एक पर्सनल इम्पैक्ट होता है। प्रशांत किशोर पर इस हार का पर्सनल इम्पैक्ट क्या हुआ है जब से आपने वो बहुत देखे हैं? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप जब कोई ईमानदारी से कोई कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप किसी परीक्षा के लिए आपने 3 साल पढ़ाई की और आप फेल हो गए, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। हम लोग सब इंसान हैं, तो ये नहीं कह सकता हूं मैं कि मुझे कोई इसका असर नहीं पड़ा, बिल्कुल असर पड़ा है। अगर कोई विद्यार्थी न पढ़े और फेल हो जाए तो उसके लिए ये संभावना कम से कम रहती है कि भाई मैं पढ़ा नहीं था, अगली बार पढ़ूंगा। जैसे मैंने पिछले 10-12 सालों में मुझे एक बड़ा झटका इलेक्टोरली लगा था यूपी में, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये संभावना रही है कि मैंने यूपी में हर वो चीज़ मैंने नहीं किया जो मैं कर सकता था, इसलिए मैं हार गया। तो उस नज़रिए से बिहार की हार बड़ा झटका है, ये बड़ा पेन है, क्योंकि मैंने बिहार में अपना सब कुछ झोंका है, इसके बावजूद सफलता नहीं मिली तो बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन अब ये मुझ पर है कि उस दर्द को लेकर मैं कराता रोता रहूं या उससे सीख कर आगे बढ़ूं। क्योंकि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं और फ्रैंकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लाजमी आपसे पूछना कि जब नतीजे आ रहे थे और जब उसी दिन शाम को क्या ये ख्याल तो आया होगा कि अब हो गया यार, छोड़ो, नहीं आया। ये यार हमारा मतलब नहीं हम लोगों को जिताने के लिए ज्यादा बेहतर। एक मिनट के लिए भी नहीं आया। मैं आपको बताऊं, मैंने नतीजे कोई 15-20 मिनट ही देखे, मैंने पूरा नतीजा देखा ही नहीं। जो मैंने पहले कहा था अर्श पे या फर्श पे, मुझे 15 मिनट पे लग गया कि ये फर्श पे है, इसलिए मैंने नतीजे देखे नहीं, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। जरूर बहुत दुख हुआ और ये एक तरह से भाव शून्य रहा हूँ कम से कम 2-3 दिन तक, और कोशिश किया है कि मैं ब्लैंक ही रहूँ। किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए भी जो क्षमता चाहिए, जो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, वो शायद नहीं थी, इसलिए मैंने अपने आप को भाव शून्य रखने की कोशिश की है। अब जब थोड़ी सेम्बलेंस वापस आई है तो एक दिन का जाकर मौन उपवास किया और फिर आगे के रास्ते के बारे में सोचना शुरू किया है। टफ चेस का गेम था जिसमें दोनों के पास बजर था, टाइम मिल रहा था चाल चलने का, आप थे और तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है आपके। लास्ट लाफ वाली जो बात होती है उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे? आप तो हमेशा विनिंग साइड पर रहे हैं आमतौर पर। नहीं, हमेशा नहीं, एक बार यूपी में हारे थे। डाइजेस्ट ऐसे करेंगे कि जब मैं भी जीता था तो जो हारा था उसको इतना ही दर्द हुआ होगा, तो आज मेरी बारी है, आज मेरे हारने की बारी है, तो वो दर्द, वो मजाक मुझे सहना पड़ेगा। अगर आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस दिन बंगाल में मेरी बात सही हुई थी तो दूसरों का मजाक बना था। तो ये तो जीवन है। कभी जब आप जीतते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, तारीफ़ करते हैं, लोग आप में अच्छाई देखते हैं, लोग आपको सर्वशक्तिमान बताते हैं, सबसे समझदार दिखाते हैं। जब आप हारते हैं तो आपको बेवकूफ़ बताया जाता है, आपको गलत बताया जाता है। ये जीवन का हिस्सा है, आता जाता रहता है, और यही कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी को एक बार फिर से अपना धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।